हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीके शर्मा ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन ईयर बुक 2020 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे विगत पिछले दिन हमने पढ़ा कि आपको कि टूरिज्म एंड कल्चर, संस्कृति और पर्यटन। आज हम टॉपिक लेके आए हैं सूचना और प्रौद्योगिकी। दोस्तों, पीटी के बेस के तौर पे टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस के बेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को पहले से जानें और अब हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी को। देखो, सूचना और प्रौद्योगिकी टॉपिक हैगा किस मंत्रालय के द्वारा आता है और क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी किस आधार से क्वेश्चन को पूछती है, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पहले से और अलग मिलेगा क्योंकि मैं नए वीडियो में रोज़ नई अपडेट करता रहता हूँ और करंट अफेयर्स अपडेशन मेनली इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि आप डे बाय डे वीडियो के अंदर क्या चीज़ को अपडेट कर रहे हो। तो हमारी हर वीडियो के अंदर आपको अपडेटिंग मिलेगा और आपको उसमें कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। और श्योर आई होप यू कि यू विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली कि मैं इस आशा करता हूँ कि आपको जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा आपको कोई और सोर्स भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, इस सहयोग के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जितना जल्दी मुझको चाहोगे कि भाई आप मैं ऑनलाइन पे आऊँ और व्यूज़ को के तौर पे, तो मैं सोचता हूँ कि आप मेरा बहुत जल्दी सब्सक्रिप्शन अगर बढ़ते हैं तो मैं आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पे आगे के लिए उतरूँगा। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमारा टॉपिक है इंडिया ईयर बुक मेल और इसके ऊपर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी टॉपिक हमें किस आधार से इसको समझना है और इसमें क्वेश्चंस कहाँ से यानी कि पुटअप किया जाता है, तो उसको हम देखेंगे। देखो दोस्तों, इसका एक जो हम अब मीन्स देख रहे हैं कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी को किस मंत्रालय के द्वारा इसको लिया जाता है, तो इसका संचालन इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय करता है। यानी इसका जो कंडक्टिंग करता है, इसका संचालन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब हम जानेंगे कि मैंने पूछा था आपसे पहले भी कि आप जब हम सेशन को लेके आते हैं तो आपको बिल्कुल अपडेट होना चाहिए कि किस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक से रिलेवेंट हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने हुए से नहीं आपका, यानी कि आपको भी इस टॉपिक के प्रति पहले से अवेयर होना चाहिए। तो हम अभी बात कर रहे थे संचार प्रौद्योगिकी। देखो, आजकल संचार प्रौद्योगिकी को बहुत विस्तृत रूप से फैल रही है और संचार के माध्यम से ही आज आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस टॉपिक्स के हर बार मेंस में भी इसका बहुत रोल रहता है। तो हमने पढ़ा कि किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब इसमें देखो, हम ये जानेंगे कि सबसे पहले संचार प्रौद्योगिकी का विकास कहाँ से हुआ, कौन इसके जन्म यानी कि इसको जो इसके आविष्कार करता थे वो कौन थे और कब संचार दिवस को भी मनाया गया। तो इन सभी तथ्यों के ऊपर हम अभी बात करेंगे, क्योंकि पीटी के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो एक डायरेक्टली नहीं लेके उसको एक इंटरलिंकिंग किया जाता है। और मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ पहले भी कि करंट अफेयर्स को आप इंटरलिंकिंग करके पढ़े तो आप अच्छा बेस्ट कर पाओगे। आपको फैक्चुअल नहीं करना, आपको कंसेप्शनल देखना है, क्योंकि फैक्चुअल कभी नहीं पूछता यूपीएससी। ये वनडे का एग्जाम नहीं, आप यूपीएससी कर रहे हो तो हम कंसेप्शनल पॉइंट को हमें देखना होगा। तो आज हम उसी बारे में बात कर रहे थे। तो हम जानेंगे एक एक चीज़ को क्रमवार रूप से कि संचार प्रौद्योगिकी कहाँ से आई, ठीक है। और आप बने रहिए।
डाक विभाग, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम डाक विभाग के ऊपर कि डाक विभाग कब से स्टार्ट हुआ था और डाक विभाग है क्या। क्योंकि पहले क्या है कि संदेश पहुंचाए जाते थे कबूतर के द्वारा। आपने पढ़ा होगा, एक किद्वंती भी है कि पहले कोई भी जो मैसेज था वो मैसेंजर होता था, वो एक कबूतर के द्वारा होता था। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में संचार का एक विस्तृत रूप से विकास हुआ। उसके पहले यानी कि कबूतर के बाद में किसका प्रचलन हुआ, उसके बाद में आपने देखा होगा कि पत्र का माध्यम स्टार्ट हुआ, पत्र का माध्यम भी स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं कहीं पे, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि संचार का माध्यम कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ नहीं हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, डाक विभाग के ऊपर। भारत में वर्ष 1766 में सबसे अधिक पसंदीदा आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। यानी कि भारत में 1766 में सबसे अधिक पसंदीदा आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। और किसने किया? देखो, इसमें लॉर्ड क्लाइव ने किया। लॉर्ड क्लाइव संचार प्रौद्योगिकी के जन्मदाता के रूप में उभरे, यानी इन्होंने, इनकी भूमिका से ही डाक प्रणाली को आगे बढ़ पाई। लॉर्ड क्लाइव ने नए नए चीज़ों को संचार के माध्यम से जोड़ा और संचार प्रौद्योगिकी का यानी कि एक जन्म बोल सकते हैं या शुरुआत को हम बोल सकते हैं, इन्होंने इनके माध्यम से किया। क्योंकि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा उस समय ये बहुत प्रखर बुद्धि के विद्वान थे और इन्होंने समझा कि हम क्यों नहीं करके कि सही तरीके से हम सूचना प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम होता क्या था कि सबसे पहले यानी बहुत डिले होता था, कोई भी जो मैसेज था वो उसमें महीनों लग जाते थे, तो वो कार्य बहुत यानी डिले से होने लगा था। और दूसरी बात ये कि उस समय हर कार्य को एक अलग अंदाज से किया जाता था। जैसे अब मैं बोल सकता हूँ कि आपको आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो मैं आपसे डायरेक्टली रूबरू हो रहा हूँ, तो उस समय इन चीज़ों का, इन संसाधनों को, इन सब चीज़ों का अभाव था। तो लॉर्ड क्लाइव ने इस चीज़ को विकसित किया, यानी इसके ऊपर मेन रूप से फोकस किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचार प्रौद्योगिकी के रूप में सबसे भूमिका किसकी रही और किस पार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया। ये क्वेश्चन मेंस का है, इंटरलिंकिंग करके आपसे पूछा जा सकता है। पीटी के अंदर मैं आपको कुछ योजनाएं बताऊंगा और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो चीज़ किया इसमें जोड़ा गया है उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी टॉपिक हमेशा ये चाहता है कि इसमें किस टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है और उस टेक्नोलॉजी को अपनाने के बावजूद उसके क्या फ़ायदे रहे। बहुत सारी स्कीम्स आई और गई, लेकिन उसका कोई नो बेनिफिट। हम जानेंगे कि अभी संचार प्रौद्योगिकी के रूप में 2020-19 के बीच में कौन कौन सी यानी कि जो परियोजनाएं थी, जो योजनाएं थी, उनको इसमें जोड़ा गया है। तो आइए हम उनके ऊपर बात करते हैं संक्षिप्त में। तो लॉर्ड क्लाइव ने इसका यानी कि इसको आगे बढ़ाया एवं 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने भी आगे बढ़ाया। यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने तो इसको यानी कि पारित किया, यानी कि इसको बनाया, और वारेन हेस्टिंग्स ने इसको आगे बढ़ाया। बात करते हैं कि अब हम कब मनाया जाता है डाक विभाग दिवस। तो 1 अक्टूबर 1854 से, यानी 1 अक्टूबर 1854 से भारत के डाकघर वर्तमान प्रशासनिक तरह से चलाए गए। यानी कि 1 अक्टूबर 1854 को डाक यानी कि विभाग प्रणाली का जन्म हुआ, यानी डाक विभाग का यानी कि एक शुभारंभ हुआ उस समय। ठीक है, तो ये डेट पूछी जाती है। जैसे मैंने बोला आपको 1853 में यहाँ पर रेलवे लाइन और रेलवे का इनको प्रारंभ किया गया था। उसी प्रकार जो संचार प्रौद्योगिकी की जो ईयर थी उसको बोलते हैं, यानी कि हम 1 अप्रैल 1854 में इसका शुभारंभ किया गया। भारत के डाकघर वर्तमान प्रशासनिक तरीके से चलाए गए। अब हम बात करते हैं संगठन का संक्षिप्त वर्णन, यानी इन संगठन के द्वारा किस चीज़ की रूप को इसमें संक्षिप्त रूप से जोड़ा गया था और इसको किस टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनाया गया था। तो इन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि आप जिस टॉपिक्स को हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक्स को आप बड़े एक अटेंटिव रूप से देखना है।
वीडियो के अंदर भी आपको अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको कमेंट करें, और कमेंट को में जाने कि आप किस टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं। कमेंट में वैसे ही अनर्गल बातें नहीं करें, अनर्गल मैसेज नहीं करें, क्योंकि जिस टॉपिक मैंने देखा है कि काफ़ी अनर्गल मैसेज होते रहते हैं, तो दोस्तों हमें पता नहीं लगा होता है कि हमारा टॉपिक क्या पढ़ रहा है, फिर इसका नो इम्पोर्टेंसी ऑफ दिस टीचिंग, यानी इस पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है कि अगर हम अनर्गल बात करेंगे। वही आप कमेंट करें जहां आपको प्रॉब्लम होती है और आगे के लिए उनको अपडेशन करते रहे। तो हम जानेंगे यानी कि संगठन का संक्षिप्त वर्णन। तो इसमें डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय डाक सेवा बोर्ड है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीटी के बेस में आपको एमसीक्यू बनाते हुए इनको आपको इंटरलिंकिंग किया जाएगा कि विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय डाक सेवा बोर्ड है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, कितने अध्यक्ष होते हैं और इस बोर्ड का कौन संचालन करता है। तो इस बोर्ड के अंदर में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, यानी इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 इनकी सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं हम नए उस सिरेवार टॉपिक पे, वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हैं। आपकी फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बात करते हैं। तो डाक विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी डाक विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से लघु बचत योजना चलाता है, यानी कि इसमें छोटी छोटी स्कीम्स को, बचत को चलाया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जिस प्रकार गांव के अंदर कुटीर उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उसी आधार से इसको चलाया जाता है, बचत योजना चलाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आपको बचत योजना क्या है, यानी कि जो आरएफडी होता है, मंथली होता है, उनके बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी हैं वो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बैंक बचत खाते, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, नेक्स्ट है टाइम डिपॉजिट टीडी, उससे नेक्स्ट है मासिक आय योजना, मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है पीपी क्या है। लास्ट ईयर 2018 और 19 में भी क्वेश्चन आया हुआ है पीपी के ऊपर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, एक होता है किसान केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, और हम बात कर रहे हैं किसान विकास पत्र पे केवीपी, इसको बोलते हैं केवीपी। सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि 18 से अधिक साल की जो बच्चियां के शादी के टाइम पे जो पैसा दिया जाता है, तो उसमें सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है। तो उसको जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, खाता आदि योजनाएं हैं। तो दोस्तों इसमें इन विभिन्न योजनाओं को जोड़ा गया है, और इन योजनाओं के द्वारा ही हर बार आपको 1 या 2 योजना इनमें से पूछी जाएगी कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसमें क्या है, इसके प्रावधान क्या है, इसके क्राइटेरिया क्या होता है, और इसमें कितना राशि मिलती है, और इसमें के अंदर यानी कि कौन इसका भागीदार होता है, यानी इसके जो मेन इसको है, और कब लॉन्च की गई थी, और लॉन्च के तौर पे देखा जाता है कि क्या बजट रहा है इनका, और किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा इसको यानी कि बढ़ावा मिला। हमेशा यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कभी भी कि यानी कि कब लागू की गई, यानी कि किस राज्य में लागू गई और उस राज्य के अंदर क्या सुधार हुआ। तो मैंने बोला कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसको इंटरलिंकिंग करके पढ़े, यानी कि अपना नॉलेज भी उसमें रखे, नॉट बी बुकीज़। हमें बुकीज़ नहीं बनना, हमें इस चीज़ को एक लर्नर बनना है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको भी मेरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।